सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, जैसे आप सबको पता है, आप भी उसी चीज से वाकिफ हो। पीएमसी और पीएमडीसी की जो सिचुएशन है, तो सबसे पहली बात कि आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हो या बहुत ज्यादा जो है वो परेशान होते हो सोशल मीडिया की खबरों से। तो बेटा, सबसे पहली बात ये कि आपको जो भी कोई भी न्यूज़ मिलती है, उस न्यूज़ को आप जाके फेसबुक, ट्विटर पे या पीएमसी की वेबसाइट पे चेक करें कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ उनकी वेब पे, फेसबुक पेज पे नहीं मिल रही, तो थोड़ा वेट कर लें, 2 घंटे 3 घंटे, एक दिन वेट कर लें, तो चीज़ें खुद ब खुद सामने आ जाएगी। जहाँ तक बात पीएमसी और पीएमडीसी की है, तो अभी तक पीएमसी है, पीएमडीसी नहीं बनी। पीएमडीसी का बिल वही का वही सेनेट में पड़ा हुआ है, अभी तक सेनेट से पास नहीं हुआ। अब ये बात तो बिल्कुल, जो भी मुख्तलिफ पेजेस पीएमडीसी का नेम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पीएमडीसी नहीं बनी। ये एक कानूनी प्रोसेस होता है, ये न किसी मिनिस्टर के बस में है, न किसी प्राइम मिनिस्टर के बस में है, न ये प्रेसिडेंट के बस में है। ये कानूनी प्रोसेस है, जब तक वो नहीं होगा तब तक पीएमडीसी कभी भी नहीं बन सकती। ठीक है, वो कानूनी प्रोसेस आपको हम बार बार बता चुके हैं कि सेनेट से बिल पास होगा, फिर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा, उसके बाद ही पीएमडीसी बनेगी, अदरवाइज पीएमडीसी किसी भी सूरत में नहीं बन सकती। ठीक है, ये बात क्लियर कर ले। कोई पेज हो, कोई भी बंदा हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई सेनेटर हो, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, कुछ भी कह ले, लेकिन पीएमडीसी एक प्रोसेस के सिवा नहीं बन सकती। ठीक है, ये बात क्लियर कर रहे हैं। दूसरी बात के, फिर ये डिसीशन जो हो रहे हैं, ये किस बेस पे हो रहे हैं? तो बेटा, सबसे पहली बात ये कि जो इन्होंने पीएमडीसी शायद इनसे नहीं बन पा रही है, ज्यादा इंटरेस्ट जो है यहाँ पे सिंध प्रोविंस जो अपना है, इसको ज्यादा इंटरेस्ट थी पीएमडीसी बनाने में। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो जाहिर है चीजें हैं जो ना ही हमारी डोमेन में आती है और ना ही हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो सिंध की बहुत ज्यादा इसमें जो है वो ख्वाहिश थी कि पीएमडीसी बने, और दूसरा, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि पीएमडीसी बने। और तीसरे, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि पीएमडीसी बने, इसलिए कि डॉक्टर्स से वो एक एनएलई ले रहे थे, जो डॉक्टर्स को थोड़ी मुश्किल लग रही थी। क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे जाते हैं जो मेडिकल के अंदर, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद वो डायरेक्ट एमबीबीएस करके प्रैक्टिस करते हैं। तो पीएमसी ने ये किया था कि उनकी एमबीबीएस होने के बाद भी उनकी प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट रखी थी कि अगर वो टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो डॉक्टर्स का बड़ा इशू यही था। तो ये तीन फैक्टर्स थे जो चाहते थे कि पीएमडीसी आए। फिर उसमें मुख्तलिफ प्रोपागेंडाज थी, स्टूडेंट्स को इसलिए इन्वॉल्व किया जाता था क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी, स्टूडेंट्स की एक वॉइस होती है। तो उसका जब पीएमडीसी नहीं बन रही थी, या शायद बनते हुए उनको दिखाई भी नहीं दे रही, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सिचुएशन में मुझे पीएमडीसी बनते हुए नजर नहीं आती, तो फिर उसका एक रास्ता निकाला गया। रास्ता ये निकाला गया कि पीएमसी के जो प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट थे, उसको हटा दिया गया। वो कर सकते हैं, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर है, वो कर सकता है, उन बंदों को वो हटा सकता है, तो उसने उन बंदों को हटा दिया। उसको हटाने के बाद उन्होंने जो नया प्रेसिडेंट मुकर्रर किया है, डॉक्टर नौशाद शेख, ये हमारी सिंध का बंदा है।
और लम्स जानशोरों का जो है वो पहले वाइस चांसलर भी रह चुका है अच्छे खासे अरसे के लिए। और एक बहुत ही जो है वो जो, और तो मुझे नहीं पता कि उसका क्या यूनिवर्सिटी के साथ था क्या था, लेकिन बहरहाल मैंने जो देखा था वो ये देखा था कि उसने लम्स के अंदर जो बाहर की बुनियाद पे, जब मैं पढ़ता था तो मैंने लम्स देखी थी, तो उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो थोड़ी ऐसी पुरानी स्ट्रक्चर थी, या उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। लेकिन डॉक्टर नौशाद आने के बाद ये चीजें मैंने देखा कि ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो गई, और डॉक्टर नौशाद ने जो है वो बहुत ज्यादा काम किया है लम्स के अंदर उसको डेवलप करने के अंदर। बाकी तो मुझे नहीं पता उनकी क्या अंदर की चीजें थी, वो तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, ना ही मुझे पता है, ना मैं रिलीवेंट बंदा हूँ। तो जो मैंने मेरी उसके बारे में एक परसेप्शन है कि वो बंदा हमेशा चीजों को अच्छा करने की कोशिश करता है। तो अगर ऐसा बंदा है अच्छा करने की कोशिश करता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस पीएमडीसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि पीएमडीसी एक पुराना एक सिस्टम था। पीएमसी एक नया सिस्टम है, नए सिस्टम में फॉल्ट्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा पीएमसी अच्छी है, लेकिन उसके अंदर भी अपनी जगह पे फॉल्ट्स पे जो वक्त के साथ हो सकता है कि अगर चलता कुछ टाइम, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअसली पीएमसी क्राइसिस क्राइसिस के अंदर रही है, तो शायद डेवलप हो सकता था। बहरहाल जो भी हुआ, उन्होंने प्रेसिडेंट वगैरह चेंज किए, मेंबर्स चेंज किए। अब सिचुएशन ये है कि जो है वो टेस्ट प्रोविंस बेस्ड पे होते हुए मुझे अलग से मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये भी एक कानूनी चीज है कि पीएमसी के एक्ट में मौजूद है कि टेस्ट तो एक दिन ही होना है। अब टेस्ट जब एक दिन होना है, तो इसकी सिर्फ एक ही सूरत मुझे दिखाई देती है, वो ये कि पीएमसी ही टेस्ट लेगी, सेम सिलेबस से लेगी जो सिलेबस पीएमसी दे चुकी है। लेकिन इसमें ये हो सकता है कि पीएमसी के शेल्टर के अंदर वो लोग ऐसे करें कि हर प्रोविंस की अलग से टेस्ट लें, ठीक है, और एक दिन पे टेस्ट लें, जैसे पहले भी होती रही है। यहाँ पे 30 लेता रहा है पंजाब के अंदर, और बलूचिस्तान के अंदर यूएचएस लेता रहा है, और केपी के अंदर केएमयू लेता रहा है। तो हो सकता है कि उन्हीं सेम एजेंसीज को कहा जाए कि आप अपने अपने प्रोविंस के अंदर टेस्ट लें, एक दिन लें, पेपर बेस्ड टेस्ट लें, और अंडर द शेल्टर ऑफ पीएमसी। ये हो सकता है, इसमें कोई भी जो है वो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जो है वो ऐसी रुकावट होगी। तो मुझे इसमें रुकावट नजर नहीं आती। हो सकता है पीएमसी अपने शेल्टर कानूनी तौर पे भी हो सकता है, और ये शायद एक्सेप्टेबल भी हो मुख्तलिफ प्रोविंसेस को, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि टेस्ट सेम सिलेबस से और सेम तरह से मुख्तलिफ डेट्स पे ली जाए, और शायद ये नवंबर के अंदर हो टेस्ट आपकी। लेकिन जाहिर सी बात है, पीएमसी का अभी तो प्रेसिडेंट है डॉक्टर नौशाद शेख, जिसने डिसीशंस किए हैं। अब उसके और भी मेंबर्स होंगे, शायद 9 मेंबर हैं उसके, उसमें 7 मेंबर होते हैं, उसमें 8वां जो होता है वो हेल्थ मिनिस्ट्री का होता है, और 9वां जो होता है वो हमारे शायद सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है हमारी, वो होती है शायद उसका मेंबर। तो 9 मेंबर्स डिसीजन करेंगे, पॉलिसी आएगी। तब तक बेहतर ये है कि जब तक पॉलिसी आए तब तक मैं बात करूं या कोई और बंदा बात करे, ये जस्ट एक अजम्पशंस है। अभी कंडीशन ये है कि कोई पॉलिसी नहीं है। अब आगे क्या होगा, किस बुक से होगा, किस तरह से टेस्ट होगा, इसके बारे में कोई भी बंदा नहीं कह सकता। क्योंकि जो एक दो डिसीशंस हुए हैं पीएमसी के नए प्रेसिडेंट वगैरह आने के बाद, वो मुझे कुछ पॉलिटिकल डिसीशंस लग रहे हैं। तो हो सकता है कोई पॉलिटिकल डिसीजन हो, तो जो भी डिसीजन होगा आपने उसी के ऊपर चलना है। आपके फ्रस्ट्रेट होने से, आपके रोने से, आपके तड़पने से कोई किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात का पड़ेगा
कि आपने ऐसी सिचुएशन में जब चीजें एब्स्ट्रैक्ट है, जब चीजों का पता नहीं लग रहा, तो फिर आपने अपने आप को मैनेज कैसे किया है, ये बात जो होती है ये मैटर करेगी एट द एंड। ये बात जो है वो फायदेमंद रहेगी कि आपने अपने आप को इस क्राइसिस की सिचुएशन में किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से अपने आप को बचाया। तो बेहतर ये है कि आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसी तरह से पढ़ें। किसी भी सोशल मीडिया वगैरह की चीजों को नजरअंदाज करें। कोई भी ऑथेंटिक चीज नहीं आ रही कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। तो मुझे जो लगता है मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट शायद अब एक दिन ही हो, टेस्ट पेपर बेस्ड हो, और हर प्रोविंस अपनी अलग टेस्ट ले, लेकिन ले एक दिन। और जो है वो उसके अंदर वो अपने सिलेबस से टेस्ट ले। जैसे सिंध है तो अपने सिलेबस से ले, पंजाब है तो अपने सिलेबस से ले, अपने बुक्स से ले, और केपी है तो वो अपने बुक्स से ले, क्योंकि बलूचिस्तान के बुक्स और पंजाब के बुक्स भी एक हैं और उनकी यूनिवर्सिटी भी एक ही लेती है टेस्ट। तो इसलिए आपको पंजाब की बुक्स आपकी पढ़ी हुई है, जाहिर है इतने दिन आपने पढ़ी है, तो उसके साथ सिंध को भी देखते आए। सिंध के अंदर इतना एडवांस नहीं है कि आप ये समझते हो कि सिंध के टोटली बुक्स चेंज है। कोई चेंज नहीं है, वही सेम टॉपिक्स हैं, वही सेम चीजें हैं। लैंग्वेज चेंज है, उनकी अपनी लैंग्वेज है, हमारी अपनी लैंग्वेज है। बाकी लैंग्वेज चेंज होने से मुझे नहीं कोई लगता कि ऐसा फर्क पड़ेगा। इसलिए अपने आप को मैनेज करें। अपने आप को टाइम मिला है तो आप इस टाइम को यूटिलाइज करें, अपने आप को बनाने में इस्तेमाल करें, इससे कि आप किसी को इधर उधर की मैसेजेस और इधर उधर के वो चीजें, या ये सेल्फ असेसमेंट वाले वांदे वांदे जो लोग होते हैं इनकी टेस्ट में जाके आप खामखा अपना टाइम वेस्ट करें। इससे बेहतर है अपने आप को बनाएं, अपने आप के अंदर जो लेक्स हैं उनको सही करें। सिंध के बुक्स आप पढ़ते जाएं, और इसमें क्या है, जो टॉपिक आप पंजाब से पढ़ते हो उसी टॉपिक को आप सिंध से पढ़ लो, 5 मिनट तो लगेंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि पंजाब के अंदर जो है वो न्यूटन के लॉज अलग होंगे और सिंध के अंदर न्यूटन लॉज अलग होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। न्यूटन का लॉ वही है, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फिर आप कहीं से भी पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे ख्याल में ये इरिलीवेंट चीज बनती है कि स्टूडेंट पूछते हैं बुक कौन सा था। अरे भाई, आपसे कोई बुक पढ़ा के कोई ट्रांसलेशन थोड़ी ना करवाएंगे कि इस बुक की ट्रांसलेशन कर सकते हो। उस पर कॉन्सेप्ट है, उसमें भी होगा, उसमें भी होगा। बाकी केमिस्ट्री वगैरह जैसे उसमें रिएक्शंस डिफरेंट होंगे तो रिएक्शंस तो आपने पढ़ने होंगे। बाकी कुछ कांस्टेंट डेटा है, जैसे शायद केमिस्ट्री, और इसके मुझे किसी ने मैसेज भेजे थे शायद बायो के, कि सिंध के अंदर, सॉरी, सिंध के अंदर उनकी डेटा अलग लिखी हुई है और पंजाब के अंदर डेटा। अब इसका कौन फैसला कर सकता है? हम तो नहीं कर सकते, कोई टीचर तो नहीं कर सकता कि आप पंजाब की सही है या सिंध की सही। दोनों टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, आप टीचर कौन होता है डिसीजन करने वाला? दोनों टेक्स्ट बुक्स होती हैं, फिर उनकी मर्जी किसको सही करे। अब टीचर आपको क्या क्या बोलेगा इसमें, कि टीचर से पूछें कि वो हम डेटा पंजाब वाली याद करें सिंध वाली? अब ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल रहे हो। अब जो टेक्स्ट बुक्स के अंदर बातें लिखी हुई है ना, मैं चेंज कर सकता हूँ ना कोई और टीचर चेंज कर सकता है। इसलिए जो है वो आप इसको देखें, और जो होगी टेस्ट होगी, जितना मुझे लगता है, मुझे जो मेरा अंदाजा है कि प्रोविंस बेस्ड इस तरह से होगी कि अंडर द शेल्टर ऑफ पीएमसी हर प्रोविंस अलग से लेगा, एक दिन लेगा। और हो सकता है कि सेम सिलेबस से यूएचएस को बोल दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस पूरे मुल्क के अंदर ले ले। तो इस तरह भी हो सकता है, मुख्तलिफ है, या नम्स को बोल दें, जैसे पहले शेड्यूल्ड था कि नम्स लेगी। शुरू में जब पीएमसी बनी थी तो पीएमसी ने नम्स को कहा था कि आप टेस्ट ले। हो सकता है कि नम्स को पहले पूरे मुल्क के अंदर ले लें आप टेस्ट। तो ये भी हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर। इसलिए जो है वो आप अपने आप को जो है वो इन चीजों में उलझाने से बेहतर है कि आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसी तरह से पढ़ें। फिर जैसे ही पॉलिसी आती है
उसी हिसाब से आप उसको फॉलो करें। आ जानी चाहिए एक हफ्ते के अंदर के पॉलिसी जो है वो क्या होती है, उनकी जो भी डिसीशंस होंगे वो आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो कोई भी चीज ऐसी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो जो है वो मेरी सोच के मुताबिक मैंने आपके फर्स्ट ईयर के अंदर एक दो चैप्टर रहे हुए हैं। जैसे चैप्टर 9 बाद में मुझे बच्चों ने बताया था कि मैंने हाफ एंट्री के साथ आपको बताया था कि आप हाफ एंट्री वालों के साथ ले लें, तो थोड़ा बहुत हमारा 9 पड़ा हुआ है। हमारा चैप्टर 10 का बिल्कुल इंट्रोडक्शन नहीं है। तो चैप्टर 10 और चैप्टर 2, मेरी कोशिश ये है कि मैं चैप्टर 9 10 और चैप्टर 2 जो है वो ये आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ा दो, ताकि अगर कोई ऐसी प्रोविंस बेस्ड पे होती है टेस्ट, तो अगर इस तरह की प्रोविंस में कौन कंट्रोल करेगा कि सिलेबस कौन सा है, तो अगर ऐसी कोई चीज आ जाती है तो उसमें आपको डिफिकल्टी ना हो। तो चैप्टर जो है वो पहले 10 पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 12 पढ़ेंगे, सॉरी चैप्टर जो है वो 2 पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आगे सिचुएशन देखेंगे क्या बनती है तो उस हिसाब से डिसीजन करेंगे कि आगे जो है वो क्या करना चाहिए। ठीक है। आपकी जो जीटी होगी इंटर की, वो आपको आज डेट भेज देते हैं कि इंटर की जीटी और फुल जीटी कब है, तो उस हिसाब से फिर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बेटा आज चैप्टर 10 शुरू करेंगे। जो समझता है बच्चा कि उसको जरूरत नहीं है या नहीं पढ़ना चाहिए, वो बिल्कुल अपने जाके स्टडी करे। मैं जस्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर हमारे पास अभी टाइम है, अगर कल कोई ऐसी चीज आ जाती है प्रोविंस बेस्ड होती है, कोई सिलेबस नहीं होता, तो फिर इतना जो है वो स्ट्रेस होगा आपके ऊपर कि आप इन चीजों को फिर आपको पढ़ना जो है वो मुश्किल होगा। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप भी रिलैक्स हो, तो इसलिए अगर आधा घंटा या 35 मिनट हम पढ़ लेंगे तो एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो इससे ये होगा कि बेसिक्स आपके माइंड में होंगी, अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं बेटा हम चैप्टर जो है वो, और 10 जो है वो एसटीबी से बेटा डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 है बेटा, और ये हम पढ़ेंगे एसटीबी से। ठीक है, एसटीबी से चैप्टर 10 है बेटा। एसटीबी से चैप्टर 10 के अंदर हम पढ़ते हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, पहले इसको आप समझ लें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, क्योंकि चैप्टर 10 के अंदर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है बेटा, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ी है, आपने डायफ्रैक्शन भी पढ़ी है, आपने लाइट का इंटरफेरेंस भी पढ़ा है। अब ये रिफ्रैक्शन जो होती है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन क्या होती है ये आपने मैट्रिक के अंदर तो पढ़ी है, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर है नहीं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो कुछ भी चीजें वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करती है। सही है। आवाज आ रही है बेटा? एक कंप्यूटर में वॉइस का इशू आ रहा है, बेसा लिंक देखिए जैसे दोनों दे बे दे लिंक देखिए रहता बात हो। तो देखिए बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन होती क्या है। मैट्रिक के अंदर तो हम पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो हमारे पास एसटीबी के अंदर रिफ्रैक्शन नहीं दी हुई। तो बेटा रिफ्रैक्शन की पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कि रिफ्रैक्शन होती क्या है बेटा। रिफ्रैक्शन का मकसद होता है बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from
वन मीडियम into अदर मीडियम। ठीक है, कि कोई भी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो लाइट की जो बेंडिंग होती है उस बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये होगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू अदर मीडियम। देखें इसका मतलब क्या होता है बेटा, सपोज करें बेटा कि ये हमारे पास एक तरह से ये सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक गिलास का जो है वो पीस है। ठीक है, सपोज करें ये हमारे पास एक गिलास का पीस है इस तरह से। ये आप कह लें कि ये हमारे पास एक गिलास का पीस है बेटा, और एक ऐसी लाइन जो इससे परपेंडिकुलर लाइन होती है बेटा, ये अगर इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम कहते हैं नॉर्मल बेटा। इस लाइन को हम कहते हैं बेटा नॉर्मल। नॉर्मल का मकसद होता है ऐसी लाइन जो उस मटेरियल के साथ परपेंडिकुलर हो बेटा, जिसकी एंगल 90 डिग्री हो उसके सरफेस से। ये इसका सरफेस है, सरफेस के साथ जो 90 डिग्री पे लाइन होती है उसको आप कह लें कि ये नॉर्मल है बेटा। अब अगर कोई भी रे इस तरह से आ रहा है बेटा, कोई भी रे इस तरह से आ रहा है बेटा, ठीक है, अगर कोई भी रे सम एंगल पे आ रहा है बेटा, ठीक है, ये इस तरह से अगर आ रहा है बेटा, इस तरह से ये रे है बेटा, रे ऑफ लाइट है। आप कह ले कि ये रे ऑफ लाइट है बेटा। ठीक है, ये सम एंगल पे बेटा इससे टकराता है। जब ये इस मीडियम में जाएगा तो ये अपने रास्ते से इस तरह से बैंड खा जाएगा, और ये आ रहा है बेटा रेयरर मीडियम एयर से, और ये किस में जा रहा है, गिलास में डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो ये क्या करता है, जब इस मीडियम के अंदर जाएगा तो ये बेंडिंग खाएगा, लेकिन किस तरफ खाएगा, टूवर्ड्स नॉर्मल। इसको हम कहते हैं कि जब कोई भी लाइट का रे रेयरर मीडियम से आ रहा है वो डेंसर मीडियम के अंदर जाता है तो वो बैंड किस तरफ खाता है, वो बैंड खाता है टूवर्ड्स जो है वो नॉर्मल, इस तरह से। अब अगर कोई भी ऐसा रे है बेटा, कोई भी सपोज करें ऐसा रे है जो परपेंडिकुलर आ रहा है बेटा, जो रे परपेंडिकुलर आएगा वो अनडेविएटेड गुजरेगा बेटा, वो सीधा चला जाएगा, उसके अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होगी। रिफ्रैक्शन सिर्फ ऐसे रे के अंदर होगी जो रे नॉर्मल के साथ सम एंगल बना रहा है। जो रे नॉर्मल के साथ पैरेलल आ रहा है, जो नॉर्मल के साथ पैरेलल है या सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, तो ऐसे रे के अंदर बेंडिंग नहीं आती, रिफ्रैक्शन नहीं आती। तो ये रिफ्रैक्शन का हल्का सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके माइंड में होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन कहा किसको जाता है। रिफ्रैक्शन का मकसद होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर इंटर होती है तो लाइट अपने रास्ते से बेंड खा जाती है। तो लाइट की ऐसी बेंडिंग जो होती है ड्यू टू द चेंज ऑफ मीडियम, ऐसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन सिर्फ ऐसे रेज के अंदर आती है जिन रेज के जिन रेज की सम एंगल होती है विद नॉर्मल। कोई भी ऐसा रे जो नॉर्मल के साथ पैरेलल होता है या सरफेस के साथ परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा तो ऐसे किसी भी रे के अंदर किसी भी किस्म की रिफ्रैक्शन नहीं आएगी। रिफ्रैक्शन सिर्फ उन्हीं रेस के अंदर आएगी जो नॉर्मल के साथ जो है वो सम एंगल बनाते हैं। अब आ जाते हैं आगे बेटा कि लेंस किसको कहा जाता है, कि लेंस क्या होता है, या लेंस क्या किसको कहा जाता है बेटा।
ठीक है। अब ये लेंस क्या होता है बेटा? बेटा लेंस जो होता है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का छोटा सा पीस होता है जिसकी दोनों साइड्स स्फेरिकल होती है या कम से कम एक साइड स्फेरिकल हो बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे कि पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बेटा, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल having both sides spherical or at least one side spherical या कर्व्ड, आप ये कह सकते हैं, कर्व्ड कह सकते हैं, दोनों साइड्स या कम से कम एक साइड जो वो स्फेरिकल हो या जो है वो कर्व्ड हो, आप ये भी कह सकते हैं कर्व्ड हो। तो बेटा ट्रांसपेरेंट मीडियम का ऐसा छोटा सा टुकड़ा जिसकी दोनों साइड कर्व्ड हो या एटलीस्ट एक साइड कर्व्ड हो, तो ऐसा जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का छोटा सा पीस होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कि ये लेंस है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा कि सपोज करें, इस तरह से मुख्तलिफ लेंसेज आपने देखे होंगे कि इस तरह से बेटा एक ट्रांसपेरेंट गिलास का जो होता है बेटा इस तरह से पीस हो जिसकी दोनों साइड्स स्फेरिकल हो बेटा, कर्व्ड हो, या इस तरह भी हो सकता है बेटा, इस तरह से भी हो सकता है कि एक साइड जो हो वो इस तरह से बाहर कर्व्ड हो, या इस तरह से भी हो सकता है बेटा कि इस तरह से हो कि दोनों साइड्स जो है वो अंदर की तरफ हो। जरूरी नहीं है कि ये जो है वो एक तरफ हो, इस तरह भी हो सकता है बेटा, इस तरह भी हो सकता है कि एक साइड अंदर की तरफ कर्व्ड हो और एक साइड जो है वो इस तरह से। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि इस तरह भी हो सकता है कि एक साइड अंदर की तरफ हो और दूसरी साइड बाहर की तरफ हो। ऐसा भी हो सकता है बेटा, ठीक है, कि इस तरह भी हो सकता है बेटा, इस तरह भी हो सकता है। तो मुख्तलिफ तरह से ये लेंसेज हो सकते हैं बेटा। तो ये आप देख सकते हैं बेटा, ये लेंस नहीं है बेटा। अगर इस तरह से कोई भी हो जिसके प्लेन हो बेटा, तो ये जो होता है ये नॉट लेंस बेटा, ये लेंस नहीं होता। ये लेंसेज होते हैं बेटा कि अगर कोई भी इस तरह से पीस हो जिसके दोनों साइड्स प्लेन हो, वो लेंस नहीं होता बेटा। ठीक है, लेंस ये होता है। ठीक है, अब ये जो लेंस होता है इसके अंदर लाइट की रिफ्रेक्शन पड़ी जाती है। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जब लेंस के ऊपर हम इस तरह से लाइट को फॉल करवाएंगे तो उसके ऊपर किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद किस तरह की जो है वो फिनोमेना हम उसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, और किस तरह से ये जो लेंस के अंदर जो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट होती है उसको किस तरह से अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब उसके बाद है बेटा मुख्तलिफ टर्म्स जो इस लेंस से रिलेटेड है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने जो भी चीजें पढ़नी है वो लेंस के हिसाब से ही पढ़नी है। तो हम अब देखेंगे कि लेंस के अंदर मुख्तलिफ जो टर्म्स होते हैं वो किस तरह से जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, या लेंस की कौन सी चीज जो होती है उसको क्या कहा जाता है। इससे पहले ये लेंस की टाइप्स आप देख ले, मैंने एक पिक्चर ली हुई है इसकी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है बेटा, ये एक पिक्चर है, ये मुख्तलिफ लेंसेज की है बेटा। ठीक है, अब ये जो होता है बेटा ये डबल कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। ये बेटा एक साइड प्लेन है, एक बार ये प्लेनो कॉन्वेक्स है,
और ये बेटा डबल कॉनकेव है, और एक साइड प्लेन है दूसरी अंदर, ये बेटा प्लेनो कॉनकेव है। और ये बेटा जिसकी एजेस थिन है और सेंटर थिक है, दोनों साइड एक तरफ निकली हुई है, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है बेटा। और जिसके एजेस बेटा थिक है और सेंटर जो होता है थिन होता है, इसको बेटा कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कहा जाता है। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा, इसके मुख्तलिफ नाम है बेटा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुख्तलिफ नाम इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा लेंस है कि लेंस होता क्या है बेटा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मुख्तलिफ टर्म्स इसके साथ रिलेटेड कौन से होते हैं बेटा लेंस के साथ। टर्म्स रिलेटेड विथ लेंस बेटा, लेंस के साथ टर्म्स जो रिलेटेड होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा। पहला टर्म जो होता है बेटा, ठीक है, वो होता है बेटा पहला जो हम पढ़ेंगे बेटा, वो हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल सेंटर बेटा। ऑप्टिकल सेंटर बेटा के ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बेटा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर का मकसद ये होता है बेटा, अगर कोई भी आपके पास बेटा इस तरह से लेंस हो, सपोज करें ये हमारे पास बेटा इस तरह से डबल कॉन्वेक्स लेंस है, और ये बेटा हमारे पास डबल कॉनकेव लेंस है बेटा इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास बेटा, ये हमारे पास डबल जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है बेटा। अब इसके अंदर ये जो बेटा बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होती है ना बेटा, ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर बेटा। ज्योमेट्रिकल सेंटर, या इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर बेटा। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा ऑप्टिकल सेंटर या ज्योमेट्रिकल सेंटर। जो लेंस की बिल्कुल ज्योमेट्री के हिसाब से जो सेंट्रल पॉइंट होती है, उसको क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर या ज्योमेट्रिकल सेंटर बेटा। दूसरा कौन सा होता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहा जाता है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा। देखें, देखें बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा। सपोज करें बेटा कि हमारे पास ये हमारे पास बेटा कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसकी साइड अगर आप देख लें बेटा, कि अगर आप इसकी साइड को इस तरह से बढ़ाओगे, ठीक है, आप इसको इस तरह से ले बेटा, इसको थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, मैं बना, एक मिनट बेटा, मैं इसको बना लूं फिर इसको बताता हूँ। बेटा देखिए, ये हुआ लेंस अपने पास बेटा, ये हुआ लेंस। ठीक है, अब देखिए बेटा, आप एक का कलर मैं अलग कर लेता हूं, या दोनों का कलर अलग कर लेता हूं। ये देख ले बेटा, ये एक छोटा सा पीस है जो किस सर्किल का हिस्सा है बेटा, इस सर्किल का हिस्सा है। ठीक है, ये जो छोटा सा, ये जो ग्रीन कलर का पीस है, ये ग्रीन कलर वाले सर्किल का हिस्सा है। और ये जो येलो वाला पीस है बेटा, ये येलो वाले सर्किल का हिस्सा है बेटा। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा कि अगर आप इस साइड कर्व्ड साइड को पूरा इस तरह से खींचोगे तो उसका एक सर्किल बनेगा। और अगर आप बेटा
इस येलो साइड को इस तरह खींचोगे तो उसका एक सर्किल बनेगा। तो इस कर्व्ड साइड का जो ये सर्किल होता है, इसका जो सेंटर होता है उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा। ये इसका सेंटर होगा। अगर आप लेंस के कर्व्ड साइड को इस तरह से बनाओगे तो कर्व साइड एक स्फेरिकल शेप या बेटा एक सर्किल बनाएगी। उस सर्किल का जो बनेगा उसको क्या कहा जाता है बेटा? उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप कह सकते हैं बेटा कि ये जो पॉइंट होती है बेटा, ये जो पॉइंट होती है ये कौन सी हो जाएगी बेटा? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा बेटा। इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा और ये कौन सा हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा। अब इसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो होता है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, या जो है बेटा ऑप्टिकल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस क्या होते हैं बेटा? ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस का मकसद होता है बेटा लाइन विच पासेस, लाइन विच passes through optical center, optical center and center of curvature, and center of curvature is called principal एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ऐसी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों से गुजरे बेटा। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा। फिर मैं बनाता हूं बेटा। ठीक है, सपोज करें बेटा कि ये हमारे पास इस तरह से दो सर्किल्स हैं जिनका एक हिस्सा ठीक है बेटा, ये दो सर्किल का इस तरह से आप कह लें कि ये इस तरह से एक लेंस बनता है बेटा। ठीक है बेटा, इस तरह से ये लेंस बनता है बेटा। ठीक है, ये इस तरह से लेंस बन गया बेटा। ठीक है, अब ये क्या बन गया बेटा? ये ऑप्टिकल सेंटर बन गया इसका, और ये इसका बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। तो ऐसी लाइन जो इससे गुजरती है बेटा, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, ऐसी लाइन को क्या कहा जाता है बेटा? ऐसी लाइन को कहा जाता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है बेटा। ठीक है, और ये जो लाइन होती है बेटा, ये लेंस की नॉर्मल लाइन होती है बेटा। ये लेंस के साथ क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं बेटा कि नोट के प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस can be regarded as normal to the लेंस। ये लेंस का नॉर्मल कहा जा सकता है क्योंकि ये लेंस के सरफेस के साथ कौन सी होगी? 90 डिग्री पे होगी। लेंस का सरफेस कर्व्ड होता है
जिस पॉइंट से ये गुजरेगी उस पॉइंट का अगर टेंजेंट बनाओगे, जैसे ये मैंने बना लिया, ये टेंजेंट है बेटा। इसके साथ आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस की जो लाइन होती है वो क्या करती है बेटा, ये लाइन जो होती है ये इसके साथ बेटा हमेशा 90 डिग्री बनाती है। तो ये जो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस की जो लाइन होती है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। किसके साथ? ये नॉर्मल होती है बेटा ये लेंस के साथ बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। आगे हमारे पास है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर बेटा। ठीक है, क्या कहोगे आप इसको बेटा? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is called radius of curvature बेटा। ठीक है, इससे पहले बेटा मैं कॉनकेव लेंस का बनाना भूल गया इसको। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव लेंस का भी बनता है बेटा। कॉनकेव लेंस का इस तरह से बनता है बेटा। बेटा ये लेंस है, इसकी दोनों साइड का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों का है बेटा। और इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस है वही होता है बेटा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों के होते हैं, आप ये समझे सिर्फ एक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है बेटा, सपोज करें वही बेटा सेम तरह से हमें बनाने पड़ेंगे कि अगर इस तरह से ये हमारे पास बेटा लेंस बुनियादी तौर पे सर्कल्स के हिस्से ही होते हैं बेटा, इस तरह से। ठीक है, ये बेटा अगर आप बनाओगे इस तरह से तो ये बन जाएगा बेटा लेंस बन गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा। ये इस तरह से बेटा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इस साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऑप्टिकल सेंटर बेटा O है, ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। इस तरह भी हो सकता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते बेटा। इस तरह भी हो सकता है बेटा, ये एक लेंस इस तरह भी बन सकता है बेटा। ये लेंस इस तरह से बना बेटा। ठीक है, एक देख ले बेटा, एक साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर बड़ा है और दूसरी साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर छोटा है बेटा। तो इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा और इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा। जरूरी नहीं है कि बराबर हो। तो आप कह सकते हैं बेटा, तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होते हैं बेटा, जो दोनों रेडियाई होते हैं वो बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। जरूरी नहीं है कि वो बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई भी कंडीशन जरूरी नहीं है। तो रेडियस कर्वेचर जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आज जी बेटा यहाँ तक काफी है, इंशाल्लाह कल आगे डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं वही बात आपको कहूंगा, जो समझता है कि उसको पढ़ना चाहिए चैप्टर वो पढ़े, जो समझता है नहीं पढ़ना चाहिए भले ना पढ़े। कोई जरूरी नहीं आप अपनी भले स्टडी करें। मुझे जो चीज जो महसूस होती है वो मैं करवा रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी आगे जो भी
मर्जी होगी आपको सही लगे, कल डिस्कस करते हैं।